प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में मेरे द्वारा आपको जैविक अणु नाम का पाठ पढ़ाया जा रहा था और उस पाठ में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं नाइट्रोजनी समाक्षारों की। इनमें पहला नाइट्रोजनी समाक्षार है जिसको हम प्यूरीन समाक्षार कहते हैं और दूसरा है पिरिमिडीन। एक प्यूरीन है, दूसरा पिरिमिडीन है। यानी नाइट्रोजनी समाक्षारों की दो श्रेणियां होती हैं, एक को हम पिरिमिडीन कहते हैं, दूसरी को प्यूरीन। पिरिमिडीन में केवल एक, देख रहे होंगे आप, केवल एक नाइट्रोजन रिंग है और ये पिरिमिडीन समाक्षार 3 होते हैं: साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। यहाँ यूरेसिल का संरचना दे रखी है। दूसरा जो प्यूरीन क्षार हैं, इनमें प्यूरीन क्षारों में 2 नाइट्रोजन की रिंग हैं। एक ये रिंग है और एक ये रिंग है। इस प्रकार से 2 नाइट्रोजन की रिंग हैं और ये प्यूरीन समाक्षार केवल 2 ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन का ये दे रखा है। अब आगे की बात करते हैं कि जो प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयज, देखिए जीवों में बहुत सी प्रकार के बड़े और छोटे यौगिकों का पाया जाना निर्धारित है, निश्चित है। यदि कोई जैव अणुओं की हम टेबल बनाएं तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा आदि पाए जाएंगे। इन्हें हम उपापचयज कहते हैं। कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में इनको ज्ञात कर सकता है। इन्हें हम प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। जब कोई पौधा, ऊतक और सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करें तो उसे ये जो प्राथमिक उपापचयज हैं, इनके अलावा और अन्य हजारों यौगिक जैसे एल्केलाइड, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, बाष्पशील तेल, एंटीजिन, एंटीबायोटिक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले, ये सब के सब कहलाते हैं द्वितीयक उपापचयज। ये जो द्वितीयक उपापचयज हैं, ये मनुष्य के बहुत सारे कामों में आते हैं और इनका पारिस्थितिक महत्व भी है। अब बात करते हैं बृहत जैव अणु की। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक विशेषता है कि उसका अणुभार 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच कुछ भी हो सकता है। अम्ल का जो अविलेय अंश है उसमें केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड मिलते हैं। लिपिड के अलावा इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है।
इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम, मानी मैंने ऊपर बताया था 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक, और उन्हें हमने सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहा है। और एक वो जो अम्ल अवलेय अंश में पाए जाते हैं, उन्हें हमने बृहत जैव अणु कहा है। लिपिड्स के अलावा अवलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं, और ये बहुलक विशेष रूप से बृहत जैव अणु हैं। अब बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। यह है अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला द्वारा बनती है, और ये श्रृंखला जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एमिनो अम्लों में एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। तो एक एमिनो अम्ल का एमिनो ग्रुप दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ करके इसी तरीके से एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और यही पॉलीपेप्टाइड अणु, पॉली मानी बहुत से अणु मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन स्तनियों में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका के भाग में इनकी संरचना और उपापचयी प्रक्रिया में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका रहती है। ये विशेष बात है कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। पेप्टाइड बंध जब बनता है तो जल का एक अणु बाहर निकलता है, यानी निर्जलीकरण संघनन होता है। ये उसी प्रकार से है कि जैसे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं A to Z, लेकिन यही 26 लेटर्स का जब क्रम बदलता है तो हजारों प्रकार के शब्द बन जाते हैं और पूरी डिक्शनरी एक बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन विशेष रूप से मैंने बताया था कि एमिनो अम्लों के बहुलक हैं, और एमिनो अम्ल केवल 20 प्रकार के थे, जिनमें से 10 एसेंशियल थे और 10 नॉन एसेंशियल थे। लेकिन यही एमिनो अम्ल 20 ही प्रकार के एमिनो अम्ल एक दूसरे से विभिन्न क्रम में जुड़ करके विभिन्न प्रकार के असंख्य प्रोटीनों का निर्माण कर देते हैं। अब पॉलीसैकेराइड के बारे में बता चुका हूँ मैं। जैसे मंड है, सेल्यूलोज है, ये सब पॉलीसैकेराइड हैं। इन सब चीज़ों को बता चुका हूँ मैं। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन की संरचना, ये भी अभी बताई है। इसे पढ़ लें थोड़ा थोड़ा आप लोग। शेष फिर बताएंगे आपको।